लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट यूजेस द वॉल्यूम ऑफ मेटल कॉइन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ मेटल। वॉल्यूम यूज करके डेंसिटी निकालना है। व्हाट इज नॉट नीडेड इन ऑर्डर टू डिटरमिन एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कॉइन जो होगा आपके पास, आपको पता है कि कॉइन इस शेप में होगा और वॉल्यूम ऑफ दिस कॉइन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होगा। वॉल्यूम इज बेस एरिया, और एरिया सर्कुलर फॉर्म है विच इज पाई डी स्क्वायर बाय 4 इनटू दिस हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ दिस कॉइन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको डायमीटर चाहिए होगा, आपको हाइट चाहिए होगी, थिकनेस चाहिए होगी। सो डायमीटर की जरूरत है हमें। अब देखिए, जब नॉट की बात आएगी तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने केयरफुली देखना है कि इसमें बहुत सारी ऑप्शंस रिक्वायर्ड होंगी, सिर्फ एक नॉट रिक्वायर्ड होगी। एस्टिमेट ऑफ मैथ, मैथ की इस फॉर्मूले में कहीं जरूरत नहीं है। एस्टिमेट द थिकनेस जरूरत है। यूज ऑफ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के फॉर्मूले की भी जरूरत है। सो इसमें मैथ की जरूरत नहीं है, इसलिए भी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रेच्ड वायर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। v is t और p mu power q, where t is tension and mu is mass per unit length। अब क्वांटिटीज आपने क्लियरली देख ली कि t इसमें टेंशन है और टेंशन की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, और म्यू क्या चीज है? मैस पर यूनिट लेंथ। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ P एंड Q। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपने होमोजेनिटी का यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो यूनिट बनती है वेलोसिटी की वो मीटर पर सेकेंड है, और राइट हैंड साइड पे टेंशन की यूनिट आपको पता है, टेंशन इज अ फोर्स विच इज इक्वल टू MA। सो टेंशन की यूनिट बनेगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पावर p, और mu is mass per unit length. So mass is kg per unit length mean meter inverse power cube। अब आपने क्या करना है कि पावर्स को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, और kg आप देख लें, kg की पावर इधर भी है और ये इधर भी है, तो हम देख सकते हैं kg बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी। इसके अलावा m पावर p, और यहां से आएगी माइनस क्यू, तो ये ऐड हो जाएगा s पावर -2p। हेयर इज ms -1। अब आप देख लें, जब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम बेसिस की पावर इक्वल होनी चाहिए। जैसे s की पावर अब यहाँ पे -1 है और s की पावर -2p है, सो -1 इज इक्वल टू -2p। यहां से मेरे पास मिलेगा p इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब देखें, अगर मैं m की पावर इक्वेट करता तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, तो एक इक्वेशन में दो अननोन आते हैं, तो इसलिए पहले इंतखाब किया गया है कि आप s की पावर को इक्वेट करें और उससे आप p की वैल्यू मिल जाएगी। जब p की वैल्यू आपके पास आ गई तो उस p की वैल्यू को यूज करते हुए आप देखें m की पावर इधर 1 है, 1 इज इक्वल टू p माइनस क्यू, यहाँ पे p माइनस क्यू है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं to get the value of q which is equal to p minus 1। ये q उठ के इधर आ जाएगा तो p minus 1, p की वैल्यू आप प्लग इन करेंगे 1/2 -1 which is -1/2। सो इस तरीके कार से आपने p और q की वैल्यू जो है आपने ढूंढी। सो p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू -1/2। सो कौन सी ऑप्शन होगी? p 1/2, q -1/2। सो c इज द राइट आंसर। अगर आप इधर से भी कंपेयर करें तो kg की पावर p प्लस q है और इधर kg की पावर जो है वो 0 है, तो वहां से भी आपको मिल जाती वैल्यू। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये आपके पास एक फोर्स है, डायग्राम शोज अ फोर्स F, P is the horizontal component of force and angle theta।
So which graph best shows the variation with theta of magnitude p? अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने इस फोर्स को रिजॉल्व करना है और ये p जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और आपको पता है कि जो थीटा के साथ होता है उसको हम करते हैं p इज इक्वल टू f cos थीटा। आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो p इज इक्वल टू f cos थीटा। अब देखिए f इसमें कांस्टेंट है, वेरिएशन कहां से हमने देखनी है, थीटा के साथ p की वेरिएशन अगर हम देखें तो वहां पे जो है थीटा और p का रिलेशनशिप जो है वो कोसाइन थीटा के साथ फिक्स है, तो p इज इक्वल टू f cos थीटा। अब देखें cos थीटा जब एंगल 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 होता है, तो वैल्यू जो है आपके पास p की जो है वो f के बराबर आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि cos थीटा का ग्राफ क्या होता है, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हो, मेडिकल के हो, तो आपको फिर वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी कि जब थीटा 0 है तो ये कंपोनेंट जो है वो आपके पास मैक्सिमम है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते हो अप टिल 90 ये कंपोनेंट डिक्रीज होता जाएगा। सो ए जो है इसका राइट आंसर है कि जब थीटा 0 cos 0 मैक्सिमम वैल्यू और जब थीटा 90 डिग्री है तो cos 0 जो है वो cos 90 जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जब थीटा को इंक्रीज करोगे डिक्रीज होता जाएगा, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये एफ इस तरह हो जाएगा, तो टी की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस फोर्थ क्वेश्चन है, स्टूडेंट विशेस टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ about 10 centimeter to the precision of 0.01 centimeter, which measuring instrument should be used? अब आपको पता है मीटर रूल की प्रेसिजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर की जो प्रेसिजन होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए इस केस में आपके पास जो बनता है वो वर्नियर कैलिपर इसके लिए सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करना चाहिए। मीटर रूल की प्रेसिजन नहीं इतनी होती, माइक्रोमीटर की प्रेसिजन इससे ज्यादा है, लेकिन उसके मेजर करने की रेंज भी 10 सेंटीमीटर से कम है। मेजरिंग टेप और मीटर रूल की प्रेसिजन एक जैसी है, तो इसकी जो है वो इसका आंसर है डी। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। A steel ball is dropped and falls to a vertical height h. The time t taken to fall is measured using light gates. The results are given in the table. h की वैल्यू आपको दी हुई है और t की वैल्यू दी है 4.05 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये एब्सोल्यूट एरर है इसमें और इसमें भी एब्सोल्यूट एरर। The acceleration of free fall g is calculated using this expression. H is equal to half gt square. What is percentage uncertainty in value of g? So first of all, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और आपने इसमें g को सब्जेक्ट बनाना है। सो 2h, इस 2 को उठा के देते हैं तो 2h ओवर t स्क्वायर इज इक्वल टू g। और ये दिस केस इज जब दो क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं तो फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज डेल्टा जी इज इक्वल टू इस कांस्टेंट का परसेंटेज एरर पे और फ्रैक्शनल एरर पे कोई फर्क नहीं होता, सो परसेंटेज डेल्टा एच प्लस 2 टाइम ये टी की पावर 2 है, सो 2 टाइम परसेंटेज डेल्टा टी। तो व्हाट इज परसेंटेज एच? परसेंटेज में करने के लिए इसकी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय की वैल्यू into 100 plus 2 times percentage error of t is 0.02 over 0.91 into 100। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेटर से तो यू विल गेट 4.64%। सो द आंसर इज डी। आपने सिंपल डिवीजन वाला रूल लगाना है कि परसेंटेज एरर जो है वो ऐड होती है, अगर कोई पावर हो तो उससे मल्टीप्लाई होती है और इस कांस्टेंट का परसेंटेज एरर पे कोई फर्क नहीं होता। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स है जहां से स्टोन ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया है।
At time t0, the variation with time t, the velocity of the stone is given by, ये velocity time graph है। आप देखने शुरू में velocity maximum होगी stone की, जैसे ऊपर जा रहा होगा velocity डिक्रीज होगी और 0.2 सेकेंड 2 सेकेंड पे ये टॉप पे होगा और फिर यहाँ से ये वापस आएगा। Okay, so what is the displacement of the stone from point X at time t 3 seconds? अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट, और इस पार्ट का एरिया क्या होगा 1/2 2 सेकेंड तक का अगर एरिया निकालना है तो 1/2 बेस ट्राइंगल है इनटू हाइट 20। सो 20 मीटर जो है उसने इस डायरेक्शन में कवर किया, सो ऊपर जाते हुए 20 मीटर और 0.3 सेकंड पे यहाँ से ऊपर वापस नीचे आना शुरू हो गया। तो 2 से 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1/2 बेस इज 1 एंड हाइट इज 10, सो 5 मीटर। ऊपर गया 15 मीटर, फिर नीचे आया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखा जाता है। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 15 मीटर and this is above this point X, so 15 meters above point X। अब देखिए इसमें आप एक तो कैलकुलेशन करनी जरूरी है, उसके अलावा जो है मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इनको एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि इस 2 सेकेंड पे उसने डायरेक्शन चेंज किया, वो वापस पॉइंट X की तरफ आ रहा है। Question 7. A mass of 5 kg is released from rest at frictionless surface inclined at 30 degree to the horizontal. Air resistance is negligible. How far does the mass travel in time? 0.8 seconds. अब देखें फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इसका 0.8 सेकंड पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इसका एक्सेलरेशन फ्री फॉल एक्सेलरेशन से डिफरेंट होता है, और यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी कि ये वेट आपका mg, और अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे इस कंपोनेंट एंड ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, और ये एंगल सेम ही होता है, क्योंकि ये अगर आपके पास 30 है, यहाँ पे देखें ये 90, ये 60, ये 30। अब दिस इज mg cos 30 and this is mg sin 30. अब net force on this object is mg sin 30, mg cos 30 और normal contact force अपने आप को बैलेंस कर देंगे। mg sin 30 is the net force. So net force on this object is mg sin 30. So net force is equal to mass time acceleration according to Newton's second law. So acceleration will be, acceleration on inclined plane is always equal to g sin theta if the surface is smooth. So what is acceleration? Acceleration is g is 9.81 into sin 30. We will calculate this acceleration, and it is started from west. So if acceleration is constant, we can use equation of motion. And which equation of motion will be used? We know acceleration, we know displacement, and we know time. So if you use this equation, you know that ut plus half at square. So the value of u is 0. So this will be 0 plus half. Acceleration is this. If you calculate the value of acceleration, then you will get, let me calculate. The value of acceleration is 4.905, and if you put this acceleration over here, the value is t is 0.8 whole square, then you will get 1.6 meter. So the displacement is distance covered is 1.6 meter. So ये याद रखना है कि इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। What is not a statement of Newton's law of motion? So be careful about this word not.
सो अगर हमने वो ऑप्शन चूज करनी है जो न्यूटन लॉ की स्टेटमेंट नहीं है, इफ ए बॉडी एक्स exerts a force on body y exerts an equal and opposite force on body x, this is Newton third law. So this is the law, Newton law की statement. If no resultant force acts on a body, it has constant velocity. In Newton's first law, the rate of change of momentum of body is proportional to resultant force on it and takes place in the direction of force. So ये भी हमने बात की है कि F is equal to delta P by delta T. This is Newton's second law. So this is second law, this is first law, and this is third law. The total momentum of a system of interacting bodies is constant if there is no external force. So this is not Newton law. This is law of conservation of momentum. So we have to consider कि कौन सी ऑप्शन उसकी सही है. An object falls from a tall building. The graph shows how the velocity of object changes with time. हमें velocity time graph दिया गया है, एक object ऊपर से गिरता है. The acceleration of free fall is g, और हमें क्या करना है, but describes the acceleration of the object at t equal to y और t equal to z. इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन को बताना है और इस पॉइंट पे बताना है. आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सीलरेशन है, क्योंकि ग्रेडियंट ओवर हेयर इज वेलोसिटी ओवर टाइम और चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सीलरेशन होता है. अब देखें यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है, ग्रेडियंट जो है वो जीरो है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो और यहाँ पे एक्सीलरेशन नॉन जीरो है. लेकिन अब देखें इस पॉइंट पे ग्रेडियंट और इस पॉइंट पे ग्रेडियंट कम है, इस पॉइंट पे ज्यादा है. तो जैसे y से गुजर रहा था तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा था उस वक्त पे, और a पे जीरो है. a पे जीरो का मतलब ये है, सॉरी z पे एक्सेलरेशन जीरो, या ये ऑप्शन हो सकती है ये, लेकिन y पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए y पे एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है. अगर हमारे पास ये ग्राफ होता, ये और यहाँ पॉइंट y होता और ये z, तो फिर y पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर हमारे पास ऑप्शन ये बी होता. लेकिन इस केस में हमारे पास ऑप्शन है. Two balls, one of mass 2m, one of mass m collide. Diagram show the initial and final velocities of the ball. This collision is not elastic. देखिए फिर नॉट इलास्टिक की बात कर रहा है. अब इसमें से तीन ऑप्शन जो है, इलास्टिक कोलिजन होगा और चौथी जो है वो नॉन इलास्टिक होगा. इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम होनी चाहिए, और टोटल काइनेटिक एनर्जी जब सेम होती है तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि स्पीड ऑफ अप्रोच इज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन. ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन. अब देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है, ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये आगे जा रहा है. सो स्पीड ऑफ अप्रोच जब ये दोनों इस तरह के केस हो तो हमारे पास ये 3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड ऑफ अप्रोच. ये 5 मीटर से आगे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहा है, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन 5 माइनस 2 3 मीटर पर सेकंड होगी. तो इसमें स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन की इक्वल है, लिहाजा ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन हो सकता है. यहाँ पे फिर मोमेंटम की कंजर्वेशन भी होनी चाहिए, लेकिन राइट नाउ हम सिर्फ स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन देखते हैं. अगर दो दो ऑप्शन हो जिसमें नॉट इक्वल होगी तो फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ भी जाते हैं. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अप्रोच 3 मीटर पर सेकेंड, वजह ये है कि ये 6 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये इसको रिलेटिवली 3 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है. और ये 7 से आगे जा रहे हैं, 4 से पीछे आ रहा है, तो ये भी डिफरेंस में तो 3 मीटर पर सेकेंड ही है. 8 माइनस 2 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ अप्रोच, और 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. सो इस केस में स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन की इक्वल नहीं है. अगर आप डी को देखें तो 10 4 यहाँ पे भी 6 है, 6 12 यहाँ पे भी 6 है. सो ऑप्शन सी में स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन की इक्वल नहीं है, लिहाजा ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है. अब देखिए 11 में कि द डायग्राम शोज ए बैलिस्टिक पेंडुलम
The pellet of mass m traveling at speed u, it's a stationary block of mass m. The pellet becomes embedded in the block and causes the block to move at speed v immediately after the impact. तो पहले इसकी स्पीड ये थी, जब ये इसके अंदर एम्बेड हो जाता है तो उस वक्त ये कंबाइन वेलोसिटी v से आगे करता है, ठीक है। Then a pellet of mass 2m traveling at speed 2u, नया एक pellet है जिसकी इसकी स्पीड अगर 2u कर दी जाए और mass 2m कर दिया जाए, hits the block of mass 2m. What is the speed of the block immediately after the impact? Neglect the small increase in the mass of the block as pellet's mass is added during the collision. तो ये हम सिंप्लिसिटी के लिए उसने भी कह दिया है कि आप जब ये मैथ इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो मैथ्स में बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा, कहते हैं इसको इग्नोर करते हैं। अब सिचुएशन को देख के आपको कैसे आइडिया होगा कि इसको कैसे करना है। देखिए, दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर इम्पैक्ट जो है वो mu, ये इसका मोमेंटम और ये 0 पे इज इक्वल टू मैस, दोनों का कंबाइन उसने कहा आप m ही ले सकते हैं, वेलोसिटी दी बाद में कंबाइन होके ये इस वेलोसिटी से जाता है। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, जब 2m मैस कर देते हैं इसका वेलोसिटी 2u कर देते हैं और ये फिर भी रेस्ट है, इसका मैस 2m, तो नई वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, इसको v प्राइम कर देते हैं। अब देखें, हमारे पास ये 2 से काटते हैं, v प्राइम बनता है न्यू वेलोसिटी इज 2mu, ओके, v प्राइम इज 2mu डिवाइडेड बाय दिस m, ओके। और अगर हम देखें यहां से वैल्यू, यहां से आपने वैल्यू जो है वो उठा के डालनी है, m u ओवर m जो है, इस m को उठा के ले आए तो ये v के बराबर है। So this whole thing is equal to v. So v prime is 2 times v. Answer is C. Straightforward question. A rigid disk, circular disk of radius r has its center at x. The number of forces of equal magnitude F act at the edge of the disk. All forces are on the plane of the disk. Which arrangement of the forces provides a total moment of magnitude 2Fr about point x? हमने सीधी सी बात करनी कि 2Fr की बात करते हैं। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट पे टोटल मोमेंटम क्या बनता है, टोटल मोमेंट क्या बनता है, ये क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है और तो ये मोमेंट इसका बना एफ और इसका मोमेंट और, तो दोनों एक डायरेक्शन में, सो टोटल मोमेंट अबाउट दिस इज 2Fr। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों इक्वल फोर्सेस अपोजिट लग रही है, उनके बीच में डिस्टेंस है, तो हम कपल से भी हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस 2r है, सो f टाइम 2r, तो ये मोमेंट 2Fr। अब पहले ऑप्शन में ही हमें 2Fr मिल गया, तो ऑब्वियसली बाकी तीनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन में ही होगा। अगर हम देखना चाहें फॉर योर प्रैक्टिस तो इसका मोमेंटम बनेगा Fr और इसका मोमेंटम जो है ये Fr इस डायरेक्शन में, ये Fr इस डायरेक्शन में, सो नेट मोमेंट इसका 0 बनेगा। ये दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, Fr प्लस Fr 2Fr, और ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है माइनस Fr, सो नेट मोमेंट इज Fr। इन दो ऑप्शंस में सेम मोमेंट है और हमारी जो चॉइस है वो है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13, द डायग्राम शो द यूनिफॉर्म बीम PQ। यूनिफॉर्म बीम का मतलब ये होता है कि इसका मैस जो है सेंटर के, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। द लेंथ ऑफ द बीम इज 3 मीटर एंड इट्स वेट इज 50 न्यूटन। द बीम इज सपोर्टेड ऑन द पिवट 1 meter from end P. A load of weight is hung from end P. The beam is in equilibrium. The beam is in equilibrium. What is the value of W?
अब सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इसमें बीम जो है वो उसका वेट दिया हुआ है, उसका वेट हमें कंसिडर करना है तभी ये इक्विलिब्रियम में है। अदरवाइज अगर इसका वेट ना होता तो ये इधर टर्न कर देता। और वेट इसका ज्योमेट्रिकल, इसका जो सेंटर बनता है उस पे एक्ट हो रहा है और दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। मतलब यहाँ से 1.5 मीटर होगा और इधर से भी 1.5, तो ये फासला जो है आपने पहले ही डिटरमिन कर लेना है 0.5 मीटर। अब आपने मोमेंट की बात करनी है कि ये इसको रोटेट कर रहा है इधर एंटी क्लॉकवाइज और ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो 50 टाइम 0.5 इज इक्वल टू W टाइम 1 मीटर। यूनिट का ख्याल रखना है, दोनों मीटर्स में ही है तो इसलिए आपने इसकी परवाह नहीं करनी। और W इज 50 इंटू 0.5, तो दैट इज, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन है और इसका फासला इससे ज्यादा है, तो आप दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 50 न्यूटन भी नहीं हो सकता, 50 न्यूटन से ज्यादा भी नहीं हो सकता। अगर आप इसको कैलकुलेशन के बगैर भी करना चाहें तो सारी ऑप्शंस 50 और 50 से ज्यादा है। अगर W का ये फोर्स का डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये है कि इस फोर्स को उससे कम होना चाहिए टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट। 14, in a high wire circus act, a man of mass is turning a truss at the midpoint of wire. The wire on either side of the man is at 20 degree to the horizontal. What is the tension T? अब देखें, इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ये भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। फोर्सेज ऑन मैन हमने कंसिडर करनी। इस पे एक फोर्स इसका वेट एक्ट कर रहा है which is equal to 85 is the mass and 9.81 is the gravitational acceleration so weight। फिर हमने दो तरीके कार हैं। इसको आसान तरीके कार ये है कि टी को आपने रिजॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे ये टी का कंपोनेंट जो ऊपर होगा दैट इज इक्वल टू, ये एंगल का अपोजिट है तो टी साइन 20। इस टी का भी कंपोनेंट ऊपर होगा विच इज इक्वल टू टी साइन 20। सो अपवर्ड दोनों फोर्सेस। अच्छा, दूसरी फोर्स ये इधर होगी, यहाँ पे ड्रॉ कर लें, यहाँ पे विच इज इक्वल टू टी कॉस 20 और इसका ये कंपोनेंट भी इधर टी कॉस 20। तो टी कॉस 20 टी कॉस 20 बैलेंस कर रहा है। द अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो टी साइन 20 प्लस टी साइन 20 विच इज इक्वल टू 2t साइन 20, that should be equal to rate of the object 85 into 9.81। तो यहाँ से अगर आप t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो you will get 85 into 9.81 divided by, उस वैल्यू से आप करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। एंड लेट्स मी कैलकुलेट। So the answer of this will be 1.219। हमारे पास हमने पहले केजी में आंसर, सॉरी न्यूटन में आएगा और न्यूटन में जो है ये इसका आंसर आएगा, इधर से डायरेक्ट करेंगे तो न्यूटन में आएगा 1219 न्यूटन। और सारे आंसर के किलो न्यूटन में दिए, जिसको 1000 से डिवाइड कर लें तो यू विल गेट इन किलो न्यूटन। तो 1.2 किलो न्यूटन आपका आंसर होगा। अच्छा जी, इसमें cylindrical block of ice of cross sectional area this, यहाँ पे cross sectional area दिया हुआ है, floating partially submerged in the sea, the density of the sea water भी दी हुई है आपको। A polar bear of mass 400 kg steps onto the block of ice, the block of ice sinks a vertical distance d। जैसे ये बेयर इसके ऊपर स्टैंड करता है तो ये नीचे सिंक करता है बाय डिस्टेंस d। अब फिर वो वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अपथ्रस्ट अब इस सी वाटर की वजह से इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो अपथ्रस्ट लगेगा दैट विल बी एडिशनल अपथ्रस्ट जो लगेगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एडिशनल डेप्थ इसकी कितनी इंक्रीज हुई है वो डी हुई है। और आपको पता है कि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड displaced, rho g v, rho is the density of liquid, d is the gravitational acceleration, v is volume displaced। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, वो रो जी वॉल्यूम जिस डेप्थ जितनी इसकी नीचे गई है डी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 12 टाइम डी, दिस इज द एडिशनल ऑफ थ्रस्ट जो इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए है, दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल ऑफ थ्रस्ट की बात नहीं कर रहे थे, टोटल ऑफ थ्रस्ट की बात करें तो इसका वेट प्लस इसके वेट के बराबर होता है, और हमें इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक के वेट की बात की नहीं है। उसने कहा है कि जब ये ऐड होता है इसलिए तो कितना थ्रस्ट एडिशनल बनता है, सो द वेट शुड बी इक्वल टू 400 टाइम्स 9.81। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड डाल लें तो आपके पास डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 1020, सो 400 टाइम 9.81 इज 1020 into 9.81 टाइम 12 टाइम डी। यहाँ से डी को अगर आप सब्जेक्ट बनाए उसकी वैल्यू निकालें तो आप कैलकुलेटर यूज करके डी की वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट दिस 0 पॉइंट मीटर में 0.03267, ये कैलकुलेटर से मैंने आंसर है। लेकिन सारे आंसर्स जो हैं अब देखें 0.032 मीटर में अगर हम देखें तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं, फिर हमें ऑब्वियसली बात करनी होगी इसको अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये क्या बनता है हमारे पास, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.26, तो डी विल बी 3.267 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। चलिए, a ball is thrown vertical upwards, air resistance is negligible, which statement is correct? By the principle of, अब देखें यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, एयर रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है और बॉल जो है दैट मूव द थ्रोन, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी। By the principle of conservation of energy, total energy of the ball is constant throughout its motion। क्योंकि नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स कोई नहीं है, इसका मतलब है टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो टोटल एनर्जी कंजर्व ना होती, सो उस सूरत में टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व ना होती, वो हीट किसी और फॉर्म में जैसे हीट में भी कन्वर्ट हो रही होती एनर्जी, सो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो सिस्टम के मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो पहली बात है बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉल का मोमेंटम जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रह ही नहीं रहा। दूसरी बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंगल बॉल के मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, वो सिस्टम के मोमेंटम की बात। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज ग्रेटेस्ट एट द ग्रेटेस्ट हाइट, जैसे टॉप पे पहुंचेगा तो दिस बॉल विल हैव जीरो वेलोसिटी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी लीस्ट देयर जीरो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब हाइट इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब कांस्टेंट रेट का कैसे पता चलेगा, अगर हाइट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही होती तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है और जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है डिसलेरेट कर रहा है, उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है बट नॉट एट कांस्टेंट रेट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं होगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, इसलिए ए इसका आंसर। A hammer with 10 joule of kinetic energy hits a nail and pushes 5 millimeter into the tank. Both the hammer and the nail come to rest after the collision. What is the approximate average force that acts on the nail while it moves through distance? हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स निकालना।
और हमें एनर्जी दी है। आप देखें हैमर की सारी एनर्जी किस फॉर्म में यूज हो रही है, वर्क डन में यूज हो रही है। वो उस एनर्जी की बेस पे जो नेल है वो आगे मूव कर रही है। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। और वर्क डन यहाँ पे क्या है, 10 जूल की एनर्जी है जो सप्लाई हुई है इसको, और इस पे एवरेज फोर्स हमने निकालनी है। डिस्टेंस जो है 5 मिलीमीटर, सो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे टू गेट फोर्स इन न्यूटन। तो अगर फोर्स को कैलकुलेट करें, दिस 10 डिवाइडेड बाय दिस, हम इसकी वैल्यू निकालें तो दैट विल बी 2000 न्यूटन। सो डी जो है इसका राइट चॉइस। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो तो फिर आपने ऑप्शन की तरफ नहीं जाना होता, फिर आप पहले कैलकुलेट करते हैं। The change in gravitational potential energy of an object of mass moving through height h near the surface of Earth is given by this equation. Delta is mg delta h. Which equation is needed as part of derivation of this expression? अब देखें इस एक्सप्रेशन को हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस जगह तक लेके जा रहे हैं टू दिस हाइट डेल्टा एच इन द ग्रेविटेशन फील्ड, इस पे फोर्स लगेंगे mg, और आप ये फोर्स लगाते हो F दैट इज इक्वल टू mg, ताकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसकी कोई ना हो। सो फिर वर्क डन बाय दिस फोर्स F विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन कैसे निकालेंगे, दैट विल बी F इंटू डेल्टा एच, और F किसके इक्वल होगा, F विल बी इक्वल टू mg डेल्टा एच। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ना जा रहा होता तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही थी। दैट वर्क डन इन दिस केस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेट इज इक्वल टू mg। हमने ये कहीं कैलकुलेशन में नहीं यूज किया, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इन दिस केस, हमने मोमेंट को नहीं यूज किया, हमने वेट इज इक्वल टू मैस टाइम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसको यूज किया, और वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम को भी हमने यूज किया। सो सी इज द आंसर। A racing car has an output power 300 kilowatt when traveling at constant speed दी हुई है। What is the total resistive force? अब हमें पता है पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स टाइम वेलोसिटी, और पावर हमें दी हुई है दैट इज 3300 इंटू 10⁻³ वाट। ड्राइविंग फोर्स हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने निकालनी है रेजिस्टिव फोर्स, और हमें ये भी दिया हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रेजिस्टिव फोर्स जब जा रहा होगा तो फॉरवर्ड फोर्स ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स। तो इसलिए हमने पावर के फॉर्मूले को यूज करके ड्राइविंग फोर्स निकालेंगे, और ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स आपके पास इस फॉर्मूले से आ जाती है, 5000 न्यूटन विच इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, क्योंकि आंसर में किलो न्यूटन नहीं है। तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 20, a mass of 60 gram is suspended from a spring and the distance from the bottom of the spring to the floor is measured to be 16.4 cm। ये स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है और ये आपके पास फ्लोर है, उससे क्या है, ये जब इसके साथ मैस लगा देते हैं तो दिस डिस्टेंस इज 16.4 cm and mass over here is 60 gram। जब इस पे मैस इज रिप्लेस विद 100 ग्राम, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम जो है वो 12.6 हो जाता है, तो ये नीचे चला जाता है। सेम बॉटम से इसका डिस्टेंस जो है वो 12.6। अब देख लें स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितनी हुई है, एक्सटेंशन अगर हम निकालें तो 16.4
-12.6, ये आपके पास बनेगी एक्सटेंशन, दैट इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। हुक्स लॉ से का वे हो रहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। सो हमें पता है कि F इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम E एक्सटेंशन। अब कितनी एक्सटेंशन हुई है? 3.8, और पहले मैच था 60 kg, बाद में जो है वो 100 kg। 60 kg पे इस लेवल पे आया है, 100 kg पे इस लेवल पे आया है। सो चेंज इन मैथ जो हुआ है वो 60 से 100 हुआ है, तो चेंज इन मैथ इज 40 kg। सो इस एक्सटेंशन के लिए फोर्स जो होगी वो 40 मल्टीप्लाई बाई 9.81। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के टाइम extension should be converted into meter, so that is 3.8 into 10 is power minus 2। तो आप k को निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो you will get 10.3 Newton per meter। ये आपके पास k की वैल्यू है। अच्छा जी, क्वेश्चन 21 पे चलते हैं। इसमें क्या गिवन है देखते हैं। The graph shows the force extension graph for a wire। This is force, this is extension। इस साथ में यूनिट लिखी हुई है। The wire is already extended by a force of 60 Newton। Already extension है। How much work is done to increase the extension of the wire by 2 millimeter? पहले 60 न्यूटन तक, 60 न्यूटन फोर्स से एक्सटेंडेड है। का मतलब क्या होगा कि पहले उसमें ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर की एक्सटेंशन है। फर्दर एक्सटेंशन पे 2 मिलीमीटर एक्सटेंशन करनी है, मतलब जैसे 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर से फर्दर 2 मिलीमीटर करें तो यहाँ से यहाँ तक। हाउ मच वर्क इज डन टू इंक्रीज द एक्सटेंशन ऑफ अ वायर बाय दिस। इसमें बड़ा केयरफुली देखना है कि पहले एक्सटेंशन इसकी ये थी, अब 5 हो गई है। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ जो है वो वर्क के बराबर होता है, ठीक है। और इस पार्ट का वर्क हमने निकालना है। ये ट्रेपेजियम बनता है 1/2, इनके बीच में हाइट बनती है 2 इंटू 10⁻³ हमने इसको मीटर में लिखते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज इक्वल टू 60। ये साइड आपके पास 60 बनती है और ये साइड आपके पास 100 बनती है। सो 160 इंटू ये आप करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.16 जूल। तो सी इसका आंसर है। तो इसमें कीवर्ड या हिंट जो है वो ऑलरेडी 60 न्यूटन जो है वो ऑलरेडी फोर्स लग रही थी। The speed of wave is g part, and g part is given by this expression. G square is g lambda over 2 pi. Lambda is wavelength of wave and g is the acceleration of free fall. Which graph should be plotted to give a straight line to origin? अब देखें, इन सारे ऑप्शंस में f और लैम्डा का रिलेशनशिप है, तो हमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन ऑफ जो वेव की इक्वेशन है उसको यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन में v की वैल्यू डालनी है, विच इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जी लैम्डा ओवर 2 पाई। ये से कैंसिल कर दें, तो एफ स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू जी ओवर 2 पाई। ओके, तो अगर हम सब्जेक्ट बनाएं एफ को, एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी ओवर 2 पाई इंटू 1 ओवर लैम्डा, ठीक है। अब देखें, एफ और लैम्डा स्क्वायर का रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास। अगर हम एफ स्क्वायर को वाई पर रखते हैं और 1 ओवर लैम्डा को एक्स एक्सिस पर रखते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू जी ओवर 2 पाई एक्स। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं है, ओरिजिन से गुजर रही है, ये इसका रिलेटिव होगा, ठीक है। सो एफ स्क्वायर वर्सेस 1 बाई लैम्डा विल बी द राइट चॉइस। एफ और 1 बाई लैम्डा इक्वेशन से ही नहीं देख रहा।
अगर यहाँ एफ स्केयर ना होता तो फिर आपके पास आंसर होता स्ट्रेट लाइन। एफ वर्सेस लेमडा स्केयर नहीं, क्योंकि एफ स्केयर और लेमडा इस इक्वेशन में देखना है आपको। एफ स्केयर और लेमडा का अगर ग्राफ बनाए तो ये इस तरह का बनेगा, लेमडा आपके पास नीचे, एफ स्केयर इधर है, तो फिर ये जैसे जैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और ये कर्व होगा, तो एफ स्केयर और लेमडा का ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। इसलिए हमारे पास डी इसका राइट आंसर है। When sound travels through air, the air particles vibrate. A graph of displacement against time for the single air particle is given. So displacement time graph किया हुआ single particle का, which graph shows how the kinetic energy of the air particle varies. अब kinetic energy का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने वेलोसिटी की बात करनी और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जो मिलती है हमें ग्रेडियंट से मिलती है, ठीक है। अब इस जगह पे ग्रेडियंट जीरो, इस जगह पे ग्रेडियंट जीरो, तो इन जगहों पे वेलोसिटी जीरो है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। टी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, ठीक है, और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। अब देखें इसमें शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, ये ग्राफ यहाँ से रिजेक्ट किया कि जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखा रहा है, फिर टी पे भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखा रहा है, ठीक है। इसमें इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी जीरो पे मैक्सिमम और टी पे भी मैक्सिमम। इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है, शुरू में भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है। अब इन दोनों में से कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राफ चूज करना है? अब देखिए काइनेटिक एनर्जी टी पे जीरो, जीरो पे जीरो, और टी और जीरो के बीच में भी एक पॉइंट आता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसमें टी पे जीरो, जीरो पे जीरो और बीच में कहीं जीरो नहीं है, इसलिए जो है वो इसमें ये देखें बीच वाला टाइम है, तो डी इसका आंसर है। A vibrating tuning fork is held above a glass cylinder filled to the top with water, and the water level is steadily lowered. The loud sound is first heard when the water level is this. यहाँ पे है तो सबसे पहली लाउड साउंड आपको सुनाई दे रही है, और the next loud sound is heard when the water level is 70 above the match. The speed of sound in air is 340. What is the frequency of tuning? अब देखें जब इस लेवल पे होता है तो स्टेशनरी वेव आपकी बनेगी, तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। हमेशा ओपन, ये देखें, ये पानी जो है इस पाइप को एक साइड इस तरह पानी है, तो ये क्लोज एंड पाइप की एग्जांपल बनता है। लेट्स से ये पहला इधर से डिस्टेंस जो है वो x है, और ये आपके पास एंटी नोड है, ये नोड है, एंटी नोड और नोड के बीच में लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस होता है। लेट्स इग्नोर एंड करेक्शन, फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू x। अब नेक्स्ट जो बनेगा आपके पास, जो इस जगह पे बनता है नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट इसका जो फ्रीक्वेंसी बनेगी स्टेशनरी में, वो आपके पास यहां से ये और ये, सो एंटी नोड हमेशा यहाँ पे नोड, बीच में एंटी नोड और नोड। तो अगर आप इस डिस्टेंस को देखें तो ये क्या बनेगा, अगर ये डिस्टेंस हमने दिया था x, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये सारा डिस्टेंस कितना होगा नेक्स्ट के लिए, ये आपको ये आइडिया है कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4, so that is equal to 3 lambda by 4. So next बनेगा 3 lambda by 4 is equal to this x plus नीचे ये डिस्टेंस कितना बनता है, ये बनता है 83.5 minus 17.1, so this is
66.4। मतलब नेक्स्ट अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आपके पास ये सिचुएशन होती है, ठीक है। सो दिस इज x प्लस दिस 66.4। इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास मान लीजिएगा लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 4। एक्स एक्सिस से कट जाएगा, दिस माइनस दिस हम कर रहे हैं इज इक्वल टू 66.4। मतलब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस 1 कर रहे हैं। तो 3 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4 दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा 132.8 सेंटीमीटर। हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब आपके पास वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से, दैट इज इक्वल टू 1.328 मीटर विच इज इक्वल टू लैम्डा। सो स्पीड आपके पास है 340 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है 1.328। तो अब आप इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो यू विल गेट 256 हर्ट्ज। इसको लाके से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी। तो कंक्लूजन ये है कि पहले आपके पास एक जब फर्स्ट फंडामेंटल लोड बनता है, फ्रीक्वेंसी बनती है, वहां पे ये पैटर्न होता है कि यहाँ पे हमेशा ओपन एंड पे आपका एंटी नोड बनना चाहिए और इस क्लोज एंड साइड पे नोड बनना चाहिए। तो फर्स्ट के लिए ये सिचुएशन, अगले में फिर यहाँ पे नोड बनाएंगे या एंटी नोड, तो बीच में एक आपके पास नोड और यहाँ पे एंटी नोड आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, यू नो दैट दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्टेशनरी वेवलेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 और नोड और एंटी नोड के बीच में फासला लैम्डा बाई 4 बनेगा। इमरजेंसी व्हीकल sounds its siren and it's accelerate along a straight road between 2 points x and y। ये इमरजेंसी व्हीकल है और ये इस तरफ जा रही है। The frequency of the sound emitted by the siren is this, so this is frequency of the source। Person stands at x, another person stands at y, which describes the sounds heard by the people at x and y as the vehicle accelerates। यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट लग रहा है कि जिस सोर्स से आपकी ये व्हीकल इस सोर्स से दूर जा रही है और इस सोर्स के करीब आ रही है। सो अब आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एट एक्स है वो 750 से नीचे होगी और y पे 750 से ज्यादा होगी। आपको पता है कि जैसे सोर्स अगर उसकी तरफ मूव करता है, जिस ऑब्जर्वर की तरफ अगर सोर्स मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी वहां पे इंक्रीज होता है और अगर उससे दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। सो एक्स पे फ्रीक्वेंसी 750 से कम दिखेगी, इस पे फ्रीक्वेंसी 750 से ज्यादा दिखेगी क्योंकि इस पर अप्रोच कर रहा है। सो अब देखें एक्स पे फ्रीक्वेंसी हायर देन 750 नहीं हो सकती, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे। बी हायर देन 750 नहीं हो सकती कभी भी। अब लोअर देन 750 डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो अब जो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 750 से कम होती और वो जो उसमें कमी आती वो वही रहती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेलरेट करता जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में फर्दर कमी आ रही होगी और इसके इधर फ्रीक्वेंसी 750 से ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आ रहा होगा, तो इसलिए जो है वो सी आपके पास राइट साइड। अब वो था ना कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होती है वी एफ एस ओवर वी प्लस माइनस वी एस, ये सोर्स की स्पीड है, ये आपके पास साउंड की स्पीड है, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, 26 की बात करते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज शोन। इस तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और इधर फ्रीक्वेंसी कम है। ये विजिबल लाइट है। शेडेड रीजन का पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द शेडेड रीजन एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव फ्रॉम द रीजन। यहाँ पे आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अब देखें, अगर ये विजिबल लाइट है
और इस तरफ फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब वेवलेंथ जो है आपकी ज्यादा है। तो विजिबल लाइट के जो रेड रीजन है वो इस तरफ लाई लाई कर रहा होगा, वायलेट इस तरफ लाई कर रहा होगा। सो ये जो चीज होगी ये इंफ्रारेड रीजन में आएगा, और साथ में इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ की रेंज है वो आपके पास 10⁻⁻5 है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोरी का क्वेश्चन। The three waves shown in each diagram with the same amplitude and frequency but different phase. They are added together to give a resultant wave, in which case the resultant wave will be zero. हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत जब वेव्स मिलती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स होता है, और हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए। लेट्स सपोज हम इस वेव की बात करते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। क्या है इस वेव का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इन दोनों का नेगेटिव, और ये जब नेगेटिव ऐड होंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा, और जब ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव ऐड होंगे तो जीरो होगा किसी भी पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे ये देखें जीरो, इस इस वेव का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, लेकिन दोनों का सेम ही वैल्यू है तो जीरो। किसी और पॉइंट पे आप बात कर लेंगे, देख लें यहाँ पे, यहाँ पे तो इस वेव में अगर आप किसी भी पॉइंट पे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो आएगा। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसमें इस पॉइंट की बात कर लें, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इस वेव का, इसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ये ऐड पॉजिटिव, सॉरी ये ऐड हो गई ये। अब पॉजिटिव वैल्यू इतनी बनती है, नेगेटिव वैल्यू इतनी बनती है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मसलन ये अगर 10 है, ये -5 है, तो ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो जीरो नहीं आएगा। सिमिलरली इसको भी आप देख लें, इस पॉइंट पे जीरो नहीं है। अगर एक पॉइंट पे जीरो नहीं है तो फिर हमने उसे कहा ऑल पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। सिमिलरली इसका भी किसी भी पॉइंट पे जाकर देख ले, रिजल्टेंट नहीं है जीरो, तो रिजल्टेंट जीरो जो है वो ऐसे ही मिल रहा है। 28 and transmitting wave sends out microwaves of wavelengths and radio waves of wavelengths. माइक्रोवेव भी सेंड कर रहे हैं और रेडियो वेव भी सेंड कर रहे हैं। ये माउंटेन और रिसीविंग एरियल, receiving aerial behind a mountain can detect the radio wave but not the microwave. अब देखें इसकी हाइट की अगर प्रोपोर्शनलिटी देखें तो ये इस रेंज में लाई करती है, और हमने देखा है कि डायफ्रैक्शन तब होती है जब साइज ऑफ द बिल्डिंग या साइज ऑफ द अपर्चर वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। इसलिए वेवलेंथ जो है वो आपके पास माइक्रोवेव की जो है वो बहुत छोटी है, इसलिए माइक्रोवेव जहाँ पे डायफ्रैक्ट होकर नहीं पहुंचे। ओनली आपके पास जो है वो रेडियो वेव्स जो है डायफ्रैक्ट होंगे। द रेडियो वेव्स आर कोहेरेंट बट माइक्रोवेव्स आर नॉट कोहेरेंट। कोहेरेंस की वजह नहीं है। रेडियो वेव्स आर डायफ्रैक्टेड अराउंड द माउंटेन बट नॉट द माइक्रोवेव्स। अब देखें रेडियो वेव्स डायफ्रैक्ट हुई है तो तब यहाँ तक पहुंची, डायफ्रैक्ट ना होती तो ना पहुंचते। माइक्रोवेव्स डायफ्रैक्ट नहीं है, ये सही आंसर है। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय माउंटेन बट माइक्रोवेव्स आर नॉट। अगर रिफ्लेक्टेड होती तो फिर ये यहाँ तक पहुंचती ना। रेडियो वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट बट द माइक्रोवेव्स डू नॉट। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे बोथ ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका बी आंसर। An experiment is carried out to demonstrate double slit interference using light of wavelength 500 nanometer. The distance between the bright fringes of the screen is 5 millimeter. हमें आपको याद है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस जो है उसको फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, स्लिट सेपरेशन एंड दिस d. x is equal to lambda d over this a, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद है। What are the possible values of the distance between the slits and the screen? हमें क्या दिया हुआ है? हमें इस केस में x की वैल्यू दी है, दैट इज 5 मिलीमीटर। हमें इस केस में लैम्डा की वैल्यू दी है विच इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, और हमें d और a की वैल्यूज नहीं दी, डी ओवर। अगर डी ओवर ए को सब्जेक्ट बनाओ
मेरे पास बनेगा d/a इज इक्वल टू 10⁴। हमने क्या चेक करना है कि इस स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस d और स्लिट सेपरेशन a दिया हुआ है। हमने इस ऑप्शन में देखना है कि d/a किस में 10⁴ आता है। तो अगर आप 50 सेंटीमीटर पहले ऑप्शन में देखें, 50 डी है, 10⁻² करें ओवर 0.5 मिलीमीटर करें, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यू विल नॉट गेट दिस 10⁴। यू कैन चेक इट। फिर बात रही आपके पास, अगर इसमें किसी और ऑप्शन की बात जाकर देखें, इसको देख लें, फिर आप इसको देख लें, तो मैं सी को अगर ट्राई करता हूँ, 5 मीटर डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻³ ये बनता है 10 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 10⁴। सो सी इसका चॉइस है। आप बी को भी चेक कर लें, d/a 10⁴ नहीं बनेगा। डी को चेक कर लें, नहीं बनेगा, इसलिए सी इसका आंसर है। कैलकुलेशन में नहीं कीजिए। Light of single frequency is incident on diffraction grating. 7 bright spots are observed on the screen. Big change will result in an increase in number of bright spots. अब 7 bright spots का मतलब ये है मैक्सिमम नंबर 7 है, और आपको पता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में की इक्वेशन जो होती है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉट्स देखने के लिए थीटा जो है वो 90 डिग्री डालते हैं। सो मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू 90 हो सकती है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू n लैम्डा। सो नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स विल बी इक्वल टू d बाय लैम्डा। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड स्क्रीन। अब इस फॉर्मूले में स्क्रीन का और ग्रेटिंग का डिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं होता नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पे। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। b इज इक्वल टू f लैम्डा। अब इस फॉर्मूले में आप देखें, लैम्डा नजर आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट होती है, और लाइट की अगर मीडियम सेम रह रहा है तो आपके पास क्या बनेगा, इफ स्पीड इज कांस्टेंट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम कर रहे हो तो n क्या होगा, n बढ़ेगा। सो बी इसका आंसर है। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी का कोई यूज नहीं। इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइन्स पर मीटर। अब नंबर ऑफ लाइन्स क्या होता है, आपको पता है d इज इक्वल टू 1/n नंबर ऑफ लाइन्स पर मीटर। सो अगर इस फॉर्मूले में डाल दें, दैट इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर इसकी n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो दिस स्मॉल n विल फर्दर डिक्रीज। अच्छा जी, चलें 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉलिक्यूल behaves an electric dipole consisting of two equal point charges of opposite sign separated by a fixed distance. So this is molecule, दोनों opposite charges जो हैं वो एक certain distance से दूर हैं, equal हैं। Molecule moves with a constant horizontal velocity as it enters the vertical uniform electric field. As shown, the positive and negative charges of molecule enter the field at the same time, but describes the effect of electric field and on the velocity of molecule. अब देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो है वो इसके पॉजिटिव पार्ट पे फोर्स नीचे लगेगी और नेगेटिव पार्ट पे फोर्स ऊपर लगेगी। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कोई नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और वर्टिकल वेलोसिटी कोई होगी नहीं। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। सो बी इसका आंसर है। Two parallel metal plates are connected to a battery of infinite
ये, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है, आपको पता है कि मेटल प्लेट जब पैरेलल होती है तो उनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो दिस वी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस डी होती है। ये फैक्ट है जो आपको बता रही है। और उसने कहा है कि वन प्लेट इज स्लोली मूव टुवर्ड्स द अदर प्लेट, इसका मतलब ये है कि डी को डिक्रीज किया जा रहा है। जैसे डी को डिक्रीज करेंगे तो ई विल इंक्रीज, और पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ भी नहीं छेड़ा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सेम। सो ई ई डी को डिक्रीज करने से ई विल इंक्रीज, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। सो 32 का आंसर जो है वो डी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 4-point charges, each of charge cube are placed on the edge of the insulating disk of radius r. The disk rotates at the rate n revolution per unit time. So n revolution एक सेकंड में करती है, और चार्ज किसी एक पॉइंट से एक रेवोल्यूशन के दौरान कितना चार्ज फ्लो होगा। जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी तो ये 4 क्यूब चार्ज इस पॉइंट से गुजरेगा। तो एक रेवोल्यूशन में चार्ज जो है वो 4 क्यूब, और अगर n रेवोल्यूशन होंगे तो टोटल चार्ज होगा वो 4n क्यूब मूव करेगा एक पॉइंट से। कितने टाइम में? एक सेकंड में। सो करंट जो है वो होता है टोटल चार्ज 4n क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 1 सेकंड। ऑप्शन इज ए। In the circuit shown, a fixed resistor is connected in series with the battery and variable. So ये fixed resistor है, ये variable. Power dissipated in resistor X is 7.2 watt. When current आपको दिया हुआ, जब ये current होता है तो ये power है। The variable resistor is adjusted so that the power dissipated in X is increased by 50%. ठीक है। अब नई पावर कितनी होगी? 50%। अगर आप इसका इंक्रीज करें तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि न्यू पावर विल बी 7.2 इंटू इसका 50% लेके इसमें ऐड करेंगे तो 7.2 इंटू 1.5। ठीक है। 50% इंक्रीज का मतलब ये होता है कि आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। या 50% इंटू 7.2 प्लस 7.2 करेंगे तो यू विल गेट न्यू पावर। न्यू पावर आपको दी हुई है, न्यू करंट आपने देखना है। ठीक है। पहले पावर और करंट दी हुई है, बाद में पावर और करंट की बात करनी है। तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है। और पहली पावर आपको दी हुई है दैट इज इक्वल टू 7.2 इज इक्वल टू करंट की वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू आर। सो एक्स की रेजिस्टेंस निकालने में इज इक्वल टू 0.8 ओम। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। अब उसने कहा न्यू करंट, तो न्यू करंट विल बी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और न्यू पावर हमें दी हुई है, न्यू पावर इज 7.2 into 1.5 and resistance will remain same, that is equal to 0.8. This is equal to I square is equal to 7.2 into 1.5 divided by 0.8. इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो you will get I which is equal to 3.67, so 3.7 एम्पीयर। ठीक है। आपको पहले करंट और पावर दी हुई थी, बाद में न्यू करंट और पावर, न्यू पावर दी हुई थी, करंट की बात थी। तो पावर रेजिस्टेंस तो वही है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सो आप पुरानी पावर, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे इस रेशियो मेथड से करते हैं, पावर and I square are proportional. So पहली power is 7.2, I is 3 square, new power is 7.2 into 1.5 and you will get new I square. So directly proportional है दोनों,
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7.2 इंटू आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.5 इंटू 3 स्क्वेयर। सो इस तरीके से भी आप पावर और आई स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ द रेजिस्टेंस इज सेम। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि 7.2 अगर पावर है तो करंट की वैल्यू आपको दी हुई है 3 स्क्वायर 3, तो पावर ऑफ करंट स्क्वायर प्रोपोर्शनल है 7.2 इंटू 1.5 न्यू करंट जो है वो आपने निकालना है। तो इस तरीके से ये न्यू करंट आपके पास आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो आप निकाल लोगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। A resistor and filament lamp are connected in series with a power supply. The IV characteristics of resistor and the lamp are shown below. ये resistor I और V characteristic दी हुई है और ये filament length दी हुई है। The potential difference across the resistor is 3.3. अब दोनों चूंकि सीरीज में लगे हुए resistor एंड फिलामेंट लैंप, तो दोनों में से सेम करंट जा रहा होगा। सेम करंट जाने का मतलब अब इसका हम करंट देख लेंगे क्योंकि 3.3 पे अब यहां से अगर देखें तो 3.2 और 3.3 इसके मिड में आता है तो यहां से 0.3 एम्पेयर करंट जा रहा है। ठीक है, अब हमने तो देखना है कि 0.3 एम्पेयर पे वोल्टेज कितनी है। 0.3 एम्पेयर पे अगर वोल्टेज की बात करें इसमें तो 4.3 एम्पेयर करंट और वोल्टेज इज 4.2। अब आपको वोल्टेज दी हुई है, करंट दिया हुआ है, आपने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो इसकी रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4.2 ओवर this current which is equal to 0.3. So you will get answer which is equal to 14. सिंपल सा आइडिया है, दोनों सीरीज में लगे हैं, दोनों के बीच में करंट सेम होगा तो इसकी वोल्टेज आपको दी है, इसका मतलब इसका करंट निकाल सकते हैं, वो ही इसका करंट होगा और इसके करंट पे आपको वोल्टेज पता चल गई तो वोल्टेज ओवर जो करंट होगा वो रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ग्रेडियंट नहीं लेना है। A car battery has the electromotive force EMF 12 volt, internal resistance level 0.05. The battery is connected to the starter motor of car. The current in the motor is, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी निकालना। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें इस मोटर का की रेजिस्टेंस नहीं पता, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज इक्वल टू I इनटू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो EMF आपके पास 12 है, I इस रेजिस्टर में से और इसमें से सेम है, सीरीज में लगे हुए हैं, सो 160 इंटू 0.05 करेंगे तो यू विल गेट, आपके पास अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4 वोल्ट। 4 volt will be the terminal potential difference। तो इसका आंसर 36 का भी है। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो है उसमें फिर बाकी ऑप्शंस की तरफ आपने देखना ही है। Cell of negligible internal resistance is connected to a network of resistors and voltmeter. The reading on the voltmeter is 0। ये आपके पास ये दो रेजिस्टर लगे हैं और ये दो और ये, अगर वोल्टमीटर की रीडिंग 0 है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वो आपके पास 0 है और इस केस में आपके पास इस रेजिस्टर की और इसकी रेशियो 4.8 ओवर 2, इस रेजिस्टर की इसको हम RE कह देते हैं बच्चे तौर पे, RE ओवर 3 की रेजिस्टेंस ये सेम होती है। यहां से आप निकालेंगे RE, R टोटल या RE ऑफ दीज टू, वो आपके पास मिल जाएगा 7.2, मतलब इन दोनों को मिला के 7.2 और ये रजिस्टर पैरेलल में लगे। अगर ये 14 है 0.4 और तो
आप मेंटली भी कर सकते हैं कि इसको भी 14.4 होना चाहिए ताकि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 7.2 मिले। इसलिए जो है इसका आंसर डी है। अदरवाइज आपको पता है कि 7 या ये फार्मूला लगा लें 7.2 1/7.2 इज इक्वल टू 1/14.4 प्लस 1/r। तो इससे भी आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट दिस। A voltmeter is connected into a cell with a polarity shown in this diagram. ये वेरिएबल लगा हुआ है, ये सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये वोल्टमीटर लगा है। The sliding contact is moved to end P of the potentiometer and then to end Q. What are two readings? तो पहले इसको इधर लगाया जाता है, जब P पे लगाते हैं तो इसको उठा के जब इस पे लगाएंगे तो इस लूप के अंदर सिर्फ एक सोर्स है। तो वोल्ट मीटर इस सोर्स के क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ऐसे लगा है वोल्ट मीटर आपका, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वोल्ट मीटर, ये 3 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर विल रीड पॉजिटिव 3 वोल्ट व्हेन इट इज एट पॉइंट पी। तो इसलिए ए और बी खत्म हो जाएंगे। फिर जब इसको क्यू पे लगाते हैं तो क्यू पे लगाने से आपके पास जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, ये वोल्ट मीटर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका बन जाएगा वेरिएबल। जब इसको इधर लगाएंगे तो ये इस पॉइंट पे सारी पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टेज आ रही होगी आपकी, ये -3 वोल्ट। अब आप देख लें वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल इधर -3 है। ये दोनों बैटरीज आपस में क्या होंगी, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, तो ये दोनों बैटरीज की ईएमएफ आपस में ऐड होंगी। हमने दिखाया था ना आपको कि अगर ये सिचुएशन हो तो ईएमएफ आपके पास ऐड होती है। अगर ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये वोल्ट मीटर लगाओ तो वोल्ट मीटर विल शो 6 वोल्ट। ये सिचुएशन यहाँ पे थी है, ये 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट ये आपस में ऐड होंगी, तो वोल्ट मीटर विल शो यू 6 वोल्ट। इसलिए जो है आपके पास ये आंसर होगा डी। What is conclusion from the alpha particle scattering experiment? आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जब गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल थ्रो किए गए थे तो बहुत कम जो है वो 90 डिग्री से लार्जर एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे, ज़्यादातर पास हो गए थे। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, ये कंक्लूड नहीं हुई था। Protons have much larger mass than electrons. No, nucleus contain most of the mass of atom. ये कंक्लूजन हुई थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये बात कंक्लूड हुई थी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस और उसका सारा का सारा मैस है वो न्यूक्लियस में छोटी सी जगह पे पड़ा हुआ है। विच पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन? ये सिंपल फैक्ट है कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको लेप्टॉन कहते हैं, न्यूट्रिनो लेप्टॉन, पॉजिट्रॉन लेप्टॉन, सोएड्रॉन इज प्रोटॉन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और इस पेपर से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको फायदा हुआ है तो आपने हल्का बाद में अपने दोस्तों में इसको शेयर करें जो पेपर दे रहे हैं ताकि उनको भी फायदा हो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप जो वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिखते हैं, फिर मैं फर्दर उसको किसी पॉइंट को जो आपको नहीं समझ आया उसको एक्सप्लेन करूँ। तो मेरी तरफ से आपको गुड लक।